दलितों और आदिवासियों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार विशेष कानून लाने पर गंभीरता से विचार कर रही है और इसके बाद केंद्रीय बजट का 22.5% हिस्सा उन्हीं की योजनाओं पर खर्च किया जाएगा। फिलहाल एक कार्यकारी आदेश के तहत SC/ST सब प्लान के जरिए ऐसा किया जाता है, मगर अब इसे कानूनी जामा पहनाने की सरकार की तैयारी है। केंद्र सरकार ने दलितों और आदिवासियों के लिए बजट खर्च को अनिवार्य बनाने का कानून लाने की तैयारी कर ली है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक समिति बनाई है जो अप्रैल के अंत तक SC और ST सब प्लान के नतीजों पर अपनी रिपोर्ट देगी। समिति की सिफारिशों के बाद केंद्र सरकार दलितों आदिवासियों पर केंद्रीय बजट के 22.5% खर्च को सुनिश्चित करने के लिए कानून पर विचार कर सकती है। दलित नेताओं का मानना है कि प्रस्तावित कानून में संबंधित महकमे के अधिकारियों के लिए सजा का प्रावधान होना चाहिए। आप एक्ट के रूप में करेंगे और इसको प्यूनिटिव क्लॉज बना देंगे कि जो सरकार लागू नहीं करेगी, जो डिपार्टमेंट लागू नहीं करेगा, उसके सेक्रेटरी इसके लिए दोषी माने जाएंगे, मिनिस्टर इसके लिए दोषी माने जाएंगे, तब जाकर के इम्प्लीमेंट होगा। हाल में आंध्र प्रदेश सरकार ने SC/ST सब प्लान कानून लागू करके इस दिशा में अहम कदम उठाया है। इससे दलितों आदिवासियों के लिए बजट आवंटन की राशि किसी दूसरी मद में खर्च नहीं की जा सकती। हालांकि प्रमुख विपक्षी पार्टी BJP ने आरोप लगाया है कि कानून बनाने से भी हालात बदलने वाले नहीं हैं। कानून तो बहुत लेकर के आते हैं, उनके काम को देखने की जरूरत है। पिछले 9 साल में दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए क्या क्या कितना किया गया हमने देखा है, इसलिए आने वाले 10 महीने में कितना करेंगे इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। फिलहाल कार्यकारी आदेश के तहत SC/ST सब प्लान के जरिए केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को अपने बजट का 15% अनुसूचित जाति और 7.5% अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए खर्च करना होता है। मगर कुछ राज्यों की दिक्कतें ये हैं कि उन्हें राज्य में दलितों और आदिवासियों के हिसाब से बजट नहीं मिलता और जिन राज्यों को मिलता भी है वहाँ खर्च आबादी के हिसाब से नहीं हो पाता। गैर सरकारी संगठन के सर्वे के मुताबिक बिहार ने साल 2010-11 में 15.7% दलित आबादी के लिए सालाना योजना में 16.9% राशि आवंटित की, लेकिन बजट दस्तावेज के मुताबिक खर्च हुआ महज 1.2%। राजस्थान में 17% दलित आबादी के लिए आवंटित 16.4 राशि का सिर्फ 3.9% ही खर्च हो पाया। उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में तो ये पैसा दूसरी मदों में खर्च कर दिया गया। जानकार मानते हैं कि आदिवासी और दलित कल्याण के लिए कानून बनाना जरूरी है। केंद्र के स्तर पर, प्रदेश और जिले के स्तर पर ये SC/ST की बॉडी जो जिसमें प्रगतिशील लोग भी हों, चाहे इस जाति के हों, वो मॉनिटर करें कि जो अधिकारी लोग इनके विकास के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। भ्रष्टाचार को भी देखें, स्कीमें उनके लिए उपयोगी हो रही कि नहीं। हाल ही में कांग्रेस के जयपुर चिंतन शिविर में भी ये मुद्दा उठा था, जहां दलितों आदिवासियों की योजनाओं के प्रभावी न होने पर चिंता जताई गई। मगर प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर क्षेत्रीय दलों की रस्साकशी के बीच फंसी कांग्रेस अब दलितों के लिए खास कानूनी प्रावधान लाने की तैयारी में है। प्रणव गोस्वामी के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। तो इस अहम मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर सुखादेव थोराट साहब हैं, जो कि फॉर्मर चेयरमैन हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से। सर, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। इसके अलावा स्टूडियो हमारे साथ हैं अशोक भारती साहब, जो कि चेयरमैन हैं नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑन दलित ऑर्गेनाइजेशन से। अशोक जी, स्वागत है आपका भी। और इसके अलावा N पॉल दिवाकर साहब हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका, जो दलित एक्टिविस्ट हैं और अभी फिलहाल वो कन्वीनर हैं नेशनल कैंपेन फॉर दलित ह्यूमन राइट्स यानी NCDHR। और फोन लाइन पर PL पुनिया साहब हमारे साथ हैं, जो कि कांग्रेस के सांसद हैं। और इसके अलावा हमारी सहयोगी नीलू व्यास हमारे साथ हैं, जिन्होंने दौरा किया था आंध्र प्रदेश का, जहां पर ये योजना लागू हो चुकी है राज्य सरकार की ओर से, और नीलू से जानेंगे वहां के अनुभव। लेकिन शुरुआत पुनिया साहब आपसे करना चाहूंगा। जिस तरीके से अब तक हमने देखा है कि दलितों के लिए बजट का आवंटन पिछले कुछ वर्षों में, या कहूं कि पिछले एक दशक में देखें, उस तेजी के साथ नहीं बढ़ा जो उनको अपलिफ्टमेंट के लिए चाहिए था। और जिन राज्यों में दिया भी गया वो आबादी के लिहाज से नहीं था, और फिर मिला भी वो खर्च नहीं हुआ। क्या वाकई इस नई पहल के साथ आपको लगता है कि स्थिति बदलेगी? देखिए, इस पे कानून बनना चाहिए, इसकी मांग सभी के द्वारा की गई। आपके पैनल में जितने लोग बैठे हुए हैं
जी। उन सब ने जोर शोर से इस मांग को उठाया है। आज पूरे हिंदुस्तान भर में राज्य सरकारों में से केवल आंध्र प्रदेश ने ऐसा कानून बनाया है और उसमें भी कुछ कमियां हैं, लेकिन हमने ये सोच के कि चलिए शुरुआत तो हुई, ये शुरुआत हुई, अच्छी हुई। ये आपको पता होगा कि शेड्यूल कास्ट सब प्लान या ट्राइबल सब प्लान जी ये 1979 में इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री थी तब शुरू हुई जी, राइट। और तब ये महसूस किया गया कि प्लान प्रोसेस से लाभ तो हुआ है, विकास तो हुआ है, लेकिन ये ऐसा वर्ग है जिसके ऊपर प्लानिंग का, प्रोसेस का पूरी तरह से असर नहीं पहुंचा है और इसीलिए निर्णय लिया गया भाई इनकी आबादी के हिसाब से इतना प्रतिशत इनका लिए बजट अलग से रख दीजिए और उस बजट को खर्च केवल और केवल इनकी वेलफेयर के लिए, इनके आर्थिक दृष्टि को सुधारने के लिए, इनको एजुकेशन के तरीके लेकिन से आगे पुनिया बढ़ाने साहब के लिए 33 इसको लागू साल किया लग गए इस चीज को आगे लाने में और कानून बनाने में। अभी और सारी कितनी सारी पेचीदगियां होंगी। क्या ये जरूरत है? क्योंकि अभी भी एक कार्यकारी आदेश के तहत इसको अमल में लाया जा सकता है, लेकिन ये भी सच है कि तमाम रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि जो बजट है वो लागू नहीं हो पाता है। मगर क्या आपको नहीं लगता है कि इसकी पहल पहले ही की जानी चाहिए थी? देखिए, जो पहल की जानी चाहिए थी और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से जो ये लागू हो रहा है तो बिल्कुल मखौल हो रहा है, मजाक हो रहा है। आज लोग कहते हैं कि हम तो प्रोविजन करते हैं जनसंख्या के आधार पर और कहते हैं हम खर्च भी करते हैं। हम कहते हैं कि किन योजनाओं पर आपने खर्च किया। ऐसी योजनाओं पर जैसे हाईवे पे खर्च कर दिया, बड़े बड़े पुलों पर खर्च कर दिया, मेडिकल कॉलेज पे खर्च कर दिया, HIV एड्स पब्लिसिटी पे खर्च कर दिया, वहाँ हुसैन सागर जो लेक है उसके ब्यूटिफिकेशन पे खर्च कर दिया, बस TW की कॉमनवेल्थ गेम्स के ऊपर खर्च कर दिया। तो ये कोई खर्चा है? इससे दलित अच्छी योजनाएं हैं, लेकिन इसका दलित समाज के उत्थान से क्या ताल्लुक है? इसलिए कानून बने और कानून में उनको दंडित करने का भी प्राविधान हो, जो जानबूझ के इस प्राविधान को इसको डाइवर्ट करते हैं, इनके ऊपर खर्च नहीं करते और इसका मिसयूज करते हैं। तो इसलिए कानून बनाना बहुत आवश्यक है। मैं आपको लौटूंगा जो कानून की आपने बात की है और असल में उस कानून के जरिए तस्वीर में किस तरह का बदलाव होगा उस पर भी आपसे जानूंगा, लेकिन उससे पहले अशोक भारती साहब, तमाम राज्यों के आंकड़े हैं वो बताते हैं कि जब बजट आता है, अगर सालाना बजट की बात करूं, परसेंटेज के लिहाज से जरूर एलोकेशन दिखता है, कहीं 15 कभी 14, आबादी के लिहाज से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन असल में जब खर्च दिखता है यानी कि साल के खत्म होने के बाद तो कहीं 2% है, कहीं 4% है, कहीं 7% है। असल में इस बदलाव के बाद क्या आपको लगता है कि वाकई वो जो सपना देखा जा रहा है वो हकीकत में दिखेगा? देखिए, मुझे लगता है इसमें कई सवाल हैं। एक सवाल तो ये है कि कानून आने से, जिसका हम ज़रूर स्वागत करते हैं, कि एक बात ये तय हो जाएगी कि सरकार इस बात के लिए बाध्य होगी और सरकार की पूरी मशीनरी इस बात के लिए बाध्य होगी कि ये देश का राजनीतिक निर्णय है कि देश के विकास में अनुसूचित जाति को उसकी आबादी के हिसाब से बजट में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, देश के आदिवासी को उसकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ये राजनीतिक निर्णय मुझे लगता है कि देश की पूरी अफसरशाही के सामने साफ होगा, इसलिए इस कानून का आना बहुत लाजमी है। तो क्या अभी सरकारों की मंशा नहीं है या फिर अफसरशाही में कहीं दिक्कत है? मुझे लगता है कि अभी अफसरशाही और सरकारों के बीच में एक दुविधा है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इसको कैसे खर्चेंगे, क्या खर्चेंगे, कहाँ खर्चेंगे। आप जो कह रहे हैं उसी को आगे बढ़ाएं। अगर खर्च करने की बात करें तो आप ही की संस्था की एक रिपोर्ट कहती है कि खर्चा कहाँ हो रहा है। सैलरीज पर खर्चा हो रहा है SC ST का बजट, जो कि मतलब बिल्कुल ही जायज़ नहीं है। उसके अलावा खर्चा गुजरात में अगर हम बात करें तो एक रिपोर्ट कहती है कि जो खर्चा हुआ है वो स्वामी विवेकानंद के 150वीं एनिवर्सरी के ऊपर 5 करोड़ रुपया खर्चा हो गया, और वो भी SC ST का बजट, वो आदिवासियों का बजट। जेल्स में खर्चा हो रहा है, जेल बिल्डिंग्स, पुलिस हेडक्वार्टर्स को बिल्डिंग हो रहा है, और कॉमनवेल्थ गेम्स में बहुत बड़ा वो तो बहुत बड़ा मुद्दा पार्लियामेंट के सामने उठा जब 755 करोड़ रुपए जो है वो कॉमनवेल्थ गेम्स में ट्रांसफर कर दिया गया दिल्ली सरकार का, जो SC ST के लिए था। अभी मेन प्रॉब्लम है वो दलित और आदिवासियों लोग के प्लानिंग में अभी तक कुछ हिस्सा नहीं है। वी डोंट हैव अ राइट टू प्लान। आई थिंक ये बहुत बड़ा फाउंडेशनल पॉइंट है, इधर ही है। इफ लेजिस्लेशन अगर होता है देन इसमें से अभी तक दूसरा वो सेक्टर्स है, वो शुगर लॉबी है और कॉर्पोरेट सेक्टर है, फार्मर लॉबी है, वो प्लानिंग कमीशन से कुछ
सजेशंस और कुछ डिस्कशन हो रहा है, बट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब अभी तक no clear planning has been done. I think this legislation has to have that as one of the main aspects in this whole aspect, that is that scheduled caste and scheduled tribe should begin to plan as part of the panchayat, as part of the nagarpalika, as part of the state plans, as part of the national plans. I think then it will have a very clear right to plan and right to allocate the necessary resources. आप करें कि जिसके लिए काम होना है असल में उसे ही नहीं पता है, उसे पूछा नहीं जाता, उसकी सलाह नहीं ली जाती कि उसको चाहिए क्या। नीलू, आपने उस राज्य का दौरा किया जो इकलौता राज्य है देश का जहां पर ये योजना फिलहाल लागू की जा चुकी है, किस तरीके का बदलाव वहां पर दिखा और जो एक उम्मीद थी वो उम्मीद आपने किन किन क्षेत्रों में दिखी है, जो जैसे कि कहा पॉल ने कि असल में उन्हें ही पता होना चाहिए जिनके लिए हम काम कर रहे हैं कि उनके लिए क्या योजनाएं हैं, वो योजना कैसी हों। एग्जैक्टली इनफैक्ट जब हम लोग रिपोर्ट करने के लिए गए थे तो उस समय कुछ ही दिन हुए थे उस लेजिस्लेशन की बात शुरू हुई, इसलिए बहुत ज़्यादा अवेयरनेस लोगों में नहीं थी। लेकिन जैसा कि एक सस्टेन स्ट्रगल की बात आप भी कर रहे थे और पॉल ने भी कहा, तो आंध्रा में बहुत ही एक वेलकम स्टेप है, एक बहुत बड़ा स्टेप है। लेकिन ये बड़ा स्टेप तभी हासिल हुआ जब कई सालों से एक ये स्ट्रगल चल रही थी। बहुत सारी SC/ST ऑर्गेनाइजेशंस थी, बहुत सारे आदिवासी ऑर्गेनाइजेशंस थे जिनकी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की वजह से आज ये एक्ट हमें देखने को मिला है। इनफैक्ट वो एक्ट आज लागू हो गया है, तो ये एक बहुत बड़ा कदम है। और इनफैक्ट जो एक सस्टेन स्ट्रगल की बात हो रही है, जब नेशनल लेवल पे जब हम एक ऐसे लेजिस्लेशन की बात कर रहे हैं तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एक बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट फैक्टर है। तो आंध्रा विल बी लाइक अ लर्निंग, it will be like an illustration for the entire country. Right. जी, हमारे साथ सुखदेव थोराट साहब भी हैं जो कि UGC के चेयरमैन तो रह ही चुके हैं, लेकिन मौजूदा समय में वो ICSSR के चेयरमैन हैं और दलित चिंतकों में एक महत्वपूर्ण नाम भी माने जाते हैं। सुखदेव थोराट जी, आप UGC के चेयरमैन रहते हुए आपने देखा होगा कि देश भर की यूनिवर्सिटीज में कितने बड़े पैमाने पर SC/STs की पोस्ट खाली है और वहां पर तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो पोस्ट नहीं भरी जाती है। बाकी जो आर्थिक मदद देने की और उनके ऊपर खर्च करने की बात है वो तो बहुत दूर की बात है, जो काम किया जा सकता था वो भी नहीं किया जा पाता। और इस बड़े पैमाने पर इसको एड्रेस करने के लिए क्या ये जो कानून लाने की बात कही जा रही है SC/ST की, वो आपको लगता है कि जरूरी है और उसमें किस तरह से दलितों का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा सकता है? नहीं अमृता, ये बहुत ज़रूरी है कि ये एक्ट जो है केंद्र की लेवल पे आए। आपको मालूम होना चाहिए कि जब ये सवाल पार्लियामेंट में उठा तो उसी के तहत प्राइम मिनिस्टर का इनिशिएटिव और प्लानिंग कमीशन के इनिशिएटिव से नरेंद्र यादव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी कि SC/ST कंपोनेंट प्लान को ऑपरेशनल कैसे करें। और नरेंद्र यादव कमेटी ने बताया कि आउट ऑफ 78 मिनिस्ट्री एट द सेंटर कम से कम 28 मिनिस्ट्री ऐसी है जिसमें बेनिफिशियरी फोकस प्लानिंग की जा सकती है। तो मैं समझता हूं कि ये जो एक्ट है जो बना गया है आंध्र प्रदेश में, और यदि ऑल इंडिया पे बनता है तो इसका बहुत फायदा होगा। उसके 3 मुद्दे हैं। एक मुद्दा यह है कि 16% एंड 8% अलोकेशन तो होगा जो अभी हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हर एक मिनिस्ट्री में एक कमेटी बना के उसका प्लान बनाना पड़ेगा, स्कीम बनानी पड़ेगी, और वो स्कीम ऐसी होगी कि जो सिर्फ शेड्यूल कास्ट के बेनिफिशियरी ओरिएंटेड प्रोग्राम पे होगी और उसके ऊपर वो पैसा खर्च किया जाएगा जो SC/ST प्लान में काउंट किया जाएगा। तीसरी और चौथी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ जनरल प्रोग्राम भी है जिसमें शेड्यूल कास्ट भी है, नॉन शेड्यूल कास्ट भी है, और उसमें आप शेड्यूल कास्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसमें भी 16% और 8% बेनिफिशियरी होने चाहिए और एक्सपेंडिचर होना चाहिए। सबसे कठिन मसला वो है कि ऐसी स्कीम्स है और काम है जिसमें शेड्यूल कास्ट को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, वो इंडिविजुअल स्कीम कहलाती है। इरिगेशन मिनिस्ट्री है फॉर एग्जाम्पल, डैम बना रहे हो, आपको उसमें डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी कोशिश की जाएंगी कि उस विभाग में जो दलित और आदिवासी है उनके लिए कुछ किया जाएगा। मैं ये समझता हूं ये आंध्र प्रदेश ने जो एक्ट बनाया है, मैंने अभी पढ़ा है, वो उससे काफ़ी इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन होगा। और एक बात बताना मैं जरूर चाहूँगा कि मिनिस्ट्री ऑफ HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने ऑलरेडी 6 महीने पहले एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई और एक्सटेंडिंग कमेटी बनाई जिसका मैं अध्यक्ष हूँ कि आप SC/ST कंपोनेंट प्लान को MHRD में कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो उसकी सारी प्रोसीजर अभी तय की जा रही है, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के तहत की जा रही है। उसको यदि लीगल बैकअप मिल गया जी,
मैं आपसे यही जानना चाह रही थी कि ये जो मॉनिटरिंग कमेटीज हैं ये काफी इफेक्टिव होगा। थोराट साहब माफ कीजिएगा, ये जो मॉनिटरिंग कमेटीज हैं इनको जब इस तरह के प्लान को इम्प्लीमेंट कराने के लिए जब देखना पड़ता है या जब निरीक्षण परीक्षण करना पड़ता है, किस तरह की मुश्किलें पेश आती हैं? क्योंकि जो सरकारी अधिनियम है उसके मुताबिक तो अभी भी इस तरह के नियम हैं कि उस बजट का खर्चा होना चाहिए, लेकिन उसके खर्च होने में किस तरह की मुश्किलें आती हैं और जो मॉनिटरिंग कमेटीज हैं वो क्या इसमें कोई योगदान कर पाती हैं? उनके सामने किस तरह की चुनौतियां आती हैं? मैं आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश एक्ट में जो प्रोविजन है या हम जो MHRD के लिए प्रोविजन की जा रही है उसमें 4 बातें हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि 16% एंड 8% आइडेंटिफाई करने के बाद मिनिस्ट्री को शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए अलग से स्कीम बना के प्लानिंग करनी पड़ेगी जी। और एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर करना पड़ेगा, और वो सारा जो प्लान है वो मिनिस्ट्री के थ्रू अप्रूव होगा, प्लानिंग कमीशन को भेजना पड़ेगा। तो इस मॉडल में कोई गुंजाइश नहीं मिनिस्ट्री को कि वो पहले जैसे अब हो रहा है, बहुत सारे मिनिस्ट्री में सिर्फ नोशनल हो रहा है। नोशनल क्या हो रहा है कि साहब शेड्यूल कास्ट के 15% लोग है, 8% है तो हम ऑटोमेटिकली काउंट कर लेते हैं। वो सिस्टम अब लागू नहीं होगी। आपको एक्चुअली स्कीम बनानी पड़ेगी जिसमें टारगेट फिक्स करने पड़ेंगे, पैसा अलोकेट करना पड़ेगा और एक यूनिट खोलना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि मिनिस्ट्री में जो मौजूदा हकीकत होगी संख्या के लिहाज से, उसके लिहाज से योजना तैयार होगी, उनका बजट एलोकेशन होगा। नीलू, अगर मैं सही कह रहा हूं? कविंद्र, इनफैक्ट ये सबसे बड़ा चैलेंज इस समय आंध्र गवर्नमेंट के सामने भी है। इन्होंने एक्ट बना दिया है, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा तबका स्टेट का वो ये कह रहा है कि ये एक्ट, ये लेजिस्लेशन सिर्फ एक पेपर टाइगर है। कैसे, अब मैं आपको बताती हूँ। एक्ट में ये बहुत क्लियरली दिया है कि जो एलोकेशंस हैं वो इट शुड बी प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनल अगर है तो आप अभी जो पॉपुलेशन है वो आप 2011 के सेंसस पे आप डिपेंड कर रहे हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश में एससीज के अंडर करीब 60 ऐसी सब कास्ट्स हैं। एसटीज के अंडर देयर आर 35 सब कास्ट्स। तो अब इन सब कास्ट को आप कैसे क्वांटिफाई करोगे? एक ये बहुत बड़ा चैलेंज इस समय आंध्र गवर्नमेंट के लिए है। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे कि इस समय आंध्र गवर्नमेंट भी विचार विमर्श कर रही है कि इसको किस तरह से किया जाए। दलित चिंतकों की तरफ से इस पर कोई रोशनी अगर डाली जा सके। देयर इज वन मेजर चैलेंज इन दिस। व्हाट द आंध्र प्रदेश एक्ट हैज गॉट, व्हिच आई थिंक द नेशनल एक्ट विल हैव टू रेक्टिफाई, इज there is currently about 60 to 70% of the entire वो SCP वो is going for वो लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर में जा रहा है। व्हाट दे आर कॉलिंग इज क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स के जा रहा है। डायरेक्ट इंडिविजुअल फैमिली बेस्ड को मेरी मिनिमल 5 से 10% सिर्फ जा रहा है। So this should not be allowed in the national legislation. To certain extent, there is a little flaw in the Andhra Pradesh, which I think has to be there, where they are saying because the infrastructure is indivisible, government will negotiate certain percent and then allow that part to be तो उनको फायदा पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेनी चाहिए ताकि वो जो सबकास्ट की बात है उनको भी फायदा मिले और ओवरऑल जो उनकी पॉपुलेशन है? हाँ। See, one main aspect here, I think that is where critical planning of the schemes that are having effective ability to address discrimination and bridge the gap, वही सबसे बड़ा जी। थोराट साहब, यहाँ कुछ नहीं, मैं ये कह रहा था यहाँ लाइट का फेलियर है लग रहा है। नहीं हम आपको देख पा रहे हैं, सुन पा भी रहे हैं जी। ओके, आंध्र प्रदेश एक्ट ने भी उन्होंने कुछ प्रोविजन वहाँ की है, जो पॉल साहब कह रहे वो सही है। उन्होंने ये कहा कि वो स्कीम जिस स्कीम में कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा है उसमें भी 30% एक्सपेंडिचर ऐसा हो जिसमें शेड्यूल कास्ट के बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई कर सके। लेकिन मैं ये मोटी सी बात करना चाहूँगा, वो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, इन्होंने एक कमेटी बिठानी चाहिए कि 28 मिनिस्ट्री में जहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे और ये डिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम है, उस पर कमेटी बिठाए और वो गाइडलाइन और प्रिंसिपल तय करे जिसके तहत आप शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के ऊपर खर्च कर सके। मैं एग्जांपल दे सकता हूँ आपको। हॉस्टल फॉर एग्जांपल, यू कैन कंस्ट्रक्ट द हॉस्टल विच इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर if it is education. So similarly there can be number of schemes of a capital expenditure nature which can be targeted on scheduled caste and scheduled tribes. But I think government will have to set up a committee to resolve this issue. थोराट साहब,
मैं एक रिएक्शन चाहूंगा अशोक जी से। पहले नीलू कुछ कहना चाह रही हैं, जोड़ना चाह मैं रही ये हैं? कहना चाह रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थोराट साहब ने रेज किया था, लेकिन जो अभी एक्ट लागू हो गया है आंध्रा का, तो अभी उनका बजट सेशन सिर्फ 10 दिन पहले ही खत्म हुआ है और उन्होंने ऑलरेडी एलोकेट कर दिया है, करीब 12,250 करोड़ रुपए ऑलरेडी एलोकेटेड है। इसका मतलब ये कि जब अप्रैल में जब उनका सेशन फिर से शुरू होगा तो उनका एलोकेशन ऑलरेडी हो चुका है। अब जितनी भी SC/STs और जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स हैं, दे विल मैंडेटरीली हैव टू फॉलो। नाउ how successful they are in the implementation, that is something to be seen, but at least the beginning has been made. जी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इस तरह की जो पहल की जा रही है उसके सक्सेस होने की गारंटी क्या है और किस तरह से इसे सक्सेसफुल किया जा सकता है। पूनिया साहब, चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, आप सुन रहे होंगे तमाम चिंतकों को जो हमारे साथ हैं, जो जानकार हैं। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो सबकास्ट है उनको उसका कैसे फायदा मिले, जो अभी नियम लागू है उसको ठीक तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए। खासतौर से जो अभी थोराट साहब कह रहे थे कि 28 मिनिस्ट्रीज के पास जो बजट जाता है वो ठीक तरीके से लागू ही नहीं हो पाता। उसके लिए कमिटीज, उसके लिए गाइडलाइंस किस तरह से तैयार की जाएगी और क्या कभी आप लोगों ने इसे मॉनिटर किया है, फॉलो अप किया है? देखिए, इसमें कई बिंदु उभर के आए जी। एक तो बताया कि सभी 28 मिनिस्ट्रीज को इसमें आइडेंटिफाई नहीं होते थे बेनिफिशरी। मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का टोटल बजट, उसका 15% और 7.5%, 22% उसको अलग करना चाहिए और उसके लिए स्कीम बने। कोई इस तरह की चीज नहीं है जो इंडिविजिबल है। इंडिविजिबल नाम की अगर चीज रखेंगे तो उससे फिर खाना पूर्ति होती रहेगी और इनको लाभ नहीं पहुंचेगा। हमारा ये कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो अनुसूचित जाति और ट्राइबल एरियाज में उनके आबादी के अंदर वो सड़कें बने, उनके आबादी के अंदर स्कूल बने, उनके आबादी के अंदर हॉस्पिटल बने, तब तो वो माना जा सकता है, वरना नहीं मानना चाहिए। बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम्स है, उसको लागू किया जाना चाहिए। उनके लिए हॉस्टल बने, वो साहब आप कह रहे हैं कि इंडिविजुअल की बजाय मास को टारगेट किया जाए, तभी इसके बेहतर रिजल्ट मिले। मास को टारगेट किया जाए, उनका पॉपुलेशन के बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम्स हो, उनकी आबादी लोकेलिटी में उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेट हो, इस तरह से देना चाहिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात करते हैं, जैसे हॉस्टल है, अनुसूचित जाति के लिए हॉस्टल है, ट्राइबल लड़कों बच्चों के लिए हॉस्टल्स हैं, उनके लिए एक्सक्लूसिव स्कूल्स हैं, पब्लिक स्कूल्स हैं, अच्छे स्कूल है, उसको कोचिंग सेंटर्स हैं, उनके नौकरियां में तैयार करने के लिए कोचिंग पुनिया साहब आप कह रहे हैं कि खर्चा हो। जी, मैं आपके पॉइंट को मैं समझ रहा हूँ। पुनिया साहब, वक्त की कमी है, मैं एक रिएक्शन चाहूंगा अशोक जी। सवाल ये कि जो अब तक लागू है, इसे जब लागू करने में यानी अमल में लाने के लिए जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें या जो सिस्टम है, वो उसे एक तरीके से कोताही कर रहा है। नए कानून के बाद क्या ऐसा कोई दांत या कोई अस्त्र आप देखते हैं इस कानून में होना चाहिए जिसके जरिए मैंडेटरी हो, और अगर वहां पर कुछ दिक्कत पेश आती है यानी अमल में देरी होती या नहीं होता है तो फिर कुछ पनिशमेंट भी हो? देखिए, मुझे लगता है कि इस बात पर पूरे देश के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में और सामाजिक संगठनों में, चाहे वो दलितों के हों चाहे आदिवासियों के, एक सहमति है कि प्यूनिटिव क्लॉज होना चाहिए। एक बात तो ये। दूसरी बात ये, मैं ज़रूर ये कहना चाहता हूँ कि जब जागे तभी सवेरा। यदि सरकार ने अब रियलाइज किया तो हम इतिहास को भूल सकते हैं, हम आगे की बात करें, क्योंकि अगर हम भविष्य की तरफ निगाह नहीं रखेंगे तो हम किसी भी कार्यक्रम को लागू नहीं कर पाएंगे। मैं एक बात जो नीलू जी ने कहा कि वो बहुत सारी जातियां हैं और मतलब कि करीब दलित अनुसूचित जातियों में करीब 1208 सब कास्ट आती हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि जब हम न्याय सम्मत एलोकेशन शेड्यूल कास्ट को उसकी आबादी के हिसाब से देने वाले हैं, हम न्याय सम्मत तरीके से 8.2% जो एलोकेशन है वो अनुसूचित जनजाति को देने वाले हैं। मुझे लगता है अगर हम उन इलाकों में सारे जाने वाले हैं जहां अनुसूचित जाति जनजाति रहते हैं तो ये सवाल उठेगा नहीं। और हमारा पक्का मानना है, इस देश की ब्यूरोक्रेसी, इस देश के राजनीतिक इस बात को भली भांति जानते हैं। हम इस बात पर यकीन करते हैं कि ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये इस योजना की, इस कानून की सफलता में कोई बाधा नहीं बनी। चलिए जी, थोराट साहब बहुत संक्षेप में आप क्या कहना चाह रहे थे?
या मैं ये कहने जा रहा था कि पुनिया साहब ने बहुत अहम सवाल उठाया कि जहां इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडिविजुअलिटी की बात होती है वहां ऐसी कोई बात नहीं है, कोशिश की जा सकती है। लेकिन मैं अहम सवाल ये कहूंगा कि 78 मिनिस्ट्री जो नरेंद्र जाधव कमेटी ने एक्सक्लूड की फ्रॉम स्पेशल कंपोनेंट प्लान, उसको भी तो लाना चाहिए, क्योंकि वो इंडिविजुअलिटी के ग्राउंड पे किया गया है कि इसमें आप पैसा बांट ही नहीं सकते हो शेड्यूल कास्ट। और एक बहुत संक्षेप में ये भी बहुत जरूरी है कि उसके लिए कमेटी बैठनी चाहिए और ये तय करना चाहिए। नहीं, उसको बदलने के लिए जरूरी है कि सामाजिक सोच जो है वो भी कहीं ना कहीं आड़े आती है, बाधा बनती है इसमें। ये और एक सवाल है इधर, अभी तक सिर्फ सर्वाइवल के लिए वो प्रोग्राम्स बना रहा है, दैट इज ICDS प्रोग्राम्स, प्राइमरी एजुकेशन और मिड डे मील्स, इस तरह कर रहा है। बट देयर इज वेरी लिटिल फॉर द डेवलपमेंट एंड फॉर ब्रिजिंग द गैप ऑफ द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स विद द जनरल population, which is the target of the SCP TSP. So ये in the next legislation वही करना पड़ेगा, वो डेवलपमेंट और ग्रोथ में कैसा वो शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल ट्राइब्स के शेड्यूल कास्ट के लिए क्या डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को बनाना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अदरवाइज सिर्फ सर्वाइवल के लिए वो प्रोग्राम बनाने थे, देयर वोंट बी एनी डेवलपमेंट, मीनिंगफुल डेवलपमेंट फॉर द शेड्यूल कास्ट। जी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। जी, बहुत संक्षेप में। जब हम लेजिस्लेशन की बात करते हैं तो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म पे हमने बिल्कुल बात नहीं की थी, और उसी पॉइंट पे ही मैं खत्म करूंगी कि जो नोडल एजेंसी और स्टेट काउंसिल जो आंध्रा गवर्नमेंट ने बनाई है उसको काफी पावर्स दी गई हैं। तो इस तरीके की ही पावर, जब हम प्यूनिटिव मेजर्स की बात करते हैं तो नेशनल लेजिस्लेशन में भी कुछ इस तरीके की नेशनल अथॉरिटी होनी चाहिए। नॉर्मल, ये बहुत नेचुरल सी बात है कि ब्यूरोक्रेसी में एक रेजिस्टेंस होगा, लेकिन अगर उस अथॉरिटी को उतने पावर्स, उतने टीथ दिए जाएंगे तो आई थिंक देयर विल बी अ सिल्वर लाइनिंग एंड इट विल बी इफेक्टिव। जी, तो कुल मिलाकर ये है, बहुत समय की कमी है इसलिए आप चर्चा को यहीं पे खत्म करना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों की बातचीत से ये बात निकल के आई कि एक तो बड़े पैमाने पर सोच को आगे बढ़ाने वाली दिशा तय करनी पड़ेगी इस कानून के जरिए, और दूसरा ये कि उसमें कुछ दंडात्मक प्रावधान भी हो, तभी शायद इस कानून की सफलता को सुनिश्चित किया जा सकेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए।